Very good morning, dear students. Children, in last class we have studied about replication. Molecular basis of inheritance चैप्टर पढ़ रहे थे हम. लास्ट लेक्चर में हमने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से डीएनए अपनी सेम कॉपी बनाता है और नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट सेल्स में ट्रांसफ़र करता है. टुडे विल स्टडी अबाउट आरएनए. अब हम पढ़ेंगे बच्चों आरएनए के बारे में कि आरएनए का क्या रोल है हमारी बॉडी में, किस तरह से वो किस तरह के फंक्शंस वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है. तो अगर मुझे आरएनए को डिफाइन करना हो देन यू ऑल नो इट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दीज आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड. राइबोन्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं मिलकर पॉली चेन बनाते हैं और वो क्या कहलाता है हमारा आरएनए. आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है डीएनए जो है वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी व्हीकल कहलाता है क्रोमोसोम. ठीक है, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है. आरएनए क्या करता है, इस जेनेटिक मटेरियल को डीएनए से कैरी कर कर हमारे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाता है और जहाँ ये आरएनए फिर हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, नॉर्मल हमें पता है बच्चों डीएनए जो है वो क्या बनाता है आरएनए, एंड दिस आरएनए विद लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. यही होती है नॉर्मल प्रोसेस. डीएनए अपनी सेम कॉपीज़ बना रहा था. डीएनए जो अब अपनी सेम कॉपी बना लेता है, डीएनए वापस से जब डीएनए बना रहा है तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहला रही थी, डीएनए जब अपनी रेप्लिका बना रहा है, अपनी कॉपीज़ बना रहा है सेम, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया था बच्चों, दैट इज़ रेप्लिकेशन. क्या कहा था हमने, ये क्या है रेप्लिकेशन. जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन. तो आज हम आरएनए से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई आरएनए होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है. तो आरएनए की मैंने बताया अभी आपको, तो आरएनए क्या कर रहा है, जो डीएनए के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस से कैरी करके ले जाता है. और कहाँ ले जाता है न्यूक्लियस से, उसको साइटोप्लाज्म में, ताकि वहाँ साइटोप्लाज्म में आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कर सके. ठीक है, अगर मैं इसके बैकबोन की बात करूँ, जिस तरह से हमने डीएनए में पढ़ा था, डीएनए की जो बैकबोन होती है वो अल्टरनेट फॉस्फेट और राइबोज शुगर की बनी होती है. इसी तरह से आरएनए में भी फॉस्फेट और राइबोज के शुगर के रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ सिंगल चेन, बट इन केस ऑफ आरएनए जो होता है हमें पता है वो हमारा कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड. और डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड. अब देखिए जो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है आरएनए के केस में, वो कैसे कनेक्टेड होती है, तो एक राइबोज शुगर पे 3 एंड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और वहीं दूसरी जो शुगर है उसके 5 कार्बन एंड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. तो इस तरह से ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है धीरे धीरे और फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स इससे जुड़ती चली जाती हैं और ये पूरी सिंगल एक चेन बन जाती है किसकी, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की. ठीक है, और जो हमारा नाइट्रोजन बेसिस है दैट मीन्स प्यूरिन और पायरामिडीन्स, वो कहाँ जुड़ते हैं, इस फर्स्ट कार्बन पे. तो फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है इस तरह से. ठीक है, और जो हमारा फॉस्फेट शुगर है वो एक राइबोज, जो हमारी फॉस्फेट है वो शुगर के एक राइबोज शुगर के 3 कार्बन एंड पे और वहीं दूसरे राइबोज शुगर के 5 कार्बन एंड पे जुड़ जाता है. ठीक है, तो इस तरह से पूरी न्यूक्लियोटाइड की क्या बन जाती है, चेन बन जाती है. और जो 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, अब आप याद रखेंगे बच्चों इन केस ऑफ डीएनए यहाँ क्या प्रेजेंट था, थाइमीन, बट हेयर इन केस ऑफ आरएनए यूरेसिल विल रिप्लेस थाइमीन. थाइमीन की जगह क्या आ जाता है बच्चों, यूरेसिल. ठीक है, ये दोनों तो क्या हो गए हमारे प्यूरिन्स एंड दीज 2 आर पायरामिडीन्स. ठीक है, तो डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से. ठीक है, अब आरएनए में भी बच्चा डिफरेंट टाइप्स हैं. आरएनए की अगर मैं मेन टाइप्स की बात करूँ दैट इज एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए. तो आरएनए की वो स्पीसीज जो जेनेटिक कोड को प्रोटीन में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, जिस पे प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, वो आरएनए जो कि
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो वो आरएनए हमारा क्या कहलाता है बच्चों? एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यही मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस में आगे ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो ये जनरली क्या करता है, ये जो एमआरएनए की सीक्वेंस है उसको डिकोड करने में हेल्प करता है, प्रोटीन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो जो एमआरएनए पे जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है उनको कन्वर्ट करता है प्रोटीन में, उनको प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। ये एमआरएनए तो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की सीक्वेंसिंग, इसकी स्टडी, इसकी रीडिंग कौन कर रहा है? वो करता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, कि भाई यहाँ कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, उनकी डीकोडिंग कौन करेगा? टीआरएनए। ठीक है, अब इसी में एक एक्सेप्शन है। जनरली क्या होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट इन केस ऑफ रियो वायरस का जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। दैट मीन्स इट हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। फिर देखिए टाइप्स। अगर मैं टाइप्स की बात करती हूँ आरएनए की, तो आरएनए को बच्चों हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज जेनेटिक आरएनए, अनदर वन इज नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए का मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा आरएनए। देखिए लास्ट हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे जिसमें ये प्रूव हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में, बट इन सम केसेस आरएनए ऑल्सो बिहेव्स एज जेनेटिक मटेरियल। तो उसके एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे? रियो वायरस हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, फिर आपके बैक्टीरियोफेज हैं, कुछ क्यूबी बैक्टीरियोफेज है। तो इन केस में जो आरएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नॉन जेनेटिक मटेरियल, जब जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव ना करे जो आरएनए, उसके अलग अलग टाइप हो गए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो अब हम एक एक करके तीनों आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो आरएनए है बच्चों, अगर मैं कॉमन आरएनए की बात करूं तो वो हर तरह से बिहेव करता है। इट कैन एक्ट एज एडप्टर मतलब ये अटैचमेंट के काम भी कर रहा है। स्ट्रक्चर बिहेवियर भी है इसका, बॉडी में स्ट्रक्चर जैसे आपको मैंने भी बताया कि जो आरएनए है वही प्रोटीन बनाता है आगे, तो हमारे स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? हमारे आरएनए से बन रहे हैं। एंड इन सम केसेस इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंजाइम। कई जगह ये क्या करता है, कुछ रिएक्शंस भी कैरिड आउट करता हुआ दिखता है, तो हम क्या कह देते हैं इसको? इसका एंजाइमेटिक बिहेवियर भी है, इसीलिए हम इसको क्या करें? कैटालिटिक आरएनए। और जहां ये एंजाइमेटिक बिहेवियर की तरह वर्क करता है तो उसको हमने उस एंजाइम को नाम दे दिया, क्या है उस एंजाइम का नाम? राइबोजाइम। दैट मीन्स राइबोजाइम कंसिस्ट ऑफ आरएनए। ठीक है, तो पहला आता है बच्चों आपका आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। अगर मैं राइबोसोमल आरएनए की बात करूं तो राइबोसोमल आरएनए इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितना आरएनए प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द आरएनए इज बच्चों राइबोसोमल आरएनए। दैट मीन्स 80% बॉडी के टोटल सेल के आरएनए में से 80% तो आपको राइबोसोमल आरएनए ही होता है। ठीक है, और इसी कारण से, इसकी स्टेबिलिटी के कारण से सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट है, इसीलिए 80% पाया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल अगर आरएनए पूछ लिया जाए हमसे, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए में से, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है बच्चों? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मिलता है? राइबोसोम। अगर मैं राइबोसोम की बात कर रही हूँ तो राइबोसोम्स जो है हमारे, वो भी किससे मिलके बने हुए हैं? आरएनए और प्रोटीन से। तो इस राइबोसोम का कंपोनेंट क्या हो गया? राइबोसोम आपको पता होगा इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम किससे मिलके बना हुआ है? आरएनए से। ठीक है, आरएनए दूसरा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? राइबोसोमल आरएनए। और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है बच्चों? ये प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियोलस है वहाँ राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब राइबोसोमल आरएनए को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज 80S, अनदर इज 70S। आपको याद होगा जब आप राइबोसोम पढ़ते हैं तो राइबोसोम में जनरली कहा जाता है कि भाई जो हमारे यूकैरियोट्स है उसमें 80S प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में 70S प्रेजेंट है। तो इसी तरह से राइबोसोमल आरएनए क्या है? 2 तरह के हैं, 80S एंड 70S। ठीक है, 80S को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 60S और 40S इसकी सब यूनिट्स हो गई। दिस 60S
कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 5s rRNA, 5.8 s rRNA, 28 s rRNA, ठीक है। लेकिन 40s की सिर्फ एक ही सब यूनिट है, दैट इज 18s, ठीक है। वहीं जब मैं 50s की बात करती हूँ, 70s जो होता है बच्चों वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। आपको अच्छी तरह पता है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ यूनिट्स में तो 50s और 30s बनता है। 50s इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5s एंड 23s, लेकिन 30s की एक ही यूनिट है, दैट इज 16s। तो ये कुछ डिवीजन्स हो गए, फर्दर डिवीजन हो गए हमारे किसके, राइबोसोमल आरएनए के। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ कि भाई आरएनए का फंक्शन क्या है, देखिए एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये एक्चुअली करता क्या है, अभी हम पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है, हमारी एमआरएनए जो है वही प्रोटीन बना रही है, ठीक है, वही प्रोटीन बना रही है। तो ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, उससे जाके बाइंड हो जाता है। राइबोसोमल आरएनए क्या कर रहा है, उस एमआरएनए से जाके बाइंड हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम आरआरएनए प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू टीआरएनए। फिर हम देखेंगे कि जो टीआरएनए आया हमारा, वो टीआरएनए इस राइबोसोम से बाइंड हो रहा है। एक्चुअली ये राइबोसोम एक तरह का क्या कर रहा है, टीआरएनए को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है कि भाई तुझे एमआरएनए पे कहाँ जाके बाइंड होना है। तो टीआरएनए कहाँ बाइंड हो एमआरएनए पे, वो कौन बता रहा है इसको, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ तक याद रखिए कि जो राइबोसोमल आरएनए एक तरह से रिकॉग्निशन साइट प्रोवाइड करता है किसको, टीआरएनए को, किसके लिए, एमआरएनए से बाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। अब टीआरएनए क्या कर रहा है, देखिए बच्चों, जो राइबोसोमल आरएनए है मैंने अभी बताया 80% जो होता है वो हमारा राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। लेकिन टोटल में से 10 to 15% क्या है हमारा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और ये कहाँ बनेगा, ये न्यूक्लियस में बनता है डीएनए के थ्रू, डीएनए ही इसको टीआरएनए को बनाता है। बट राइबोसोमल आरएनए कहाँ बन रहा था, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। इसको सोल्यूबल आरएनए और एडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है। टीआरएनए को हम क्या कह रहे हैं, एडाप्टर आरएनए या सोल्यूबल आरएनए, ठीक है। इसके जो स्मॉलेस्ट आरएनए होता है वो क्या होता है बच्चों, 4s। जैसे हमने राइबोसोमल की सब यूनिट्स पढ़ी थी, तो स्मॉलेस्ट जो है हमारा आरएनए वो क्या है, ये 4s है। अगर मैं बात कर रही हूँ जो सबसे छोटी यूनिट होती है आरएनए की, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, और ये कितना होता है, 4s इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज कैरियर ऑफ अमीनो एसिड। जब प्रोटीन बनेगा तो आपको अच्छी तरह पता है बच्चों, प्रोटीन किससे मिलके बनेगा, अमीनो एसिड से। तो उन अमीनो एसिड्स को ला कौन रहा है, लाता कौन है, कौन लाता है उनको, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये टीआरएनए जो है, अगर मैं इनकी डिस्कवरर की बात करूं, किसने बनाया था, होगलैंड ने, और जो हमारा स्टीफेंसन्स हैं और जमैकनाइक हैं, इन्होंने बताया था किसके बारे में, टीआरएनए के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, तो मेनली बच्चों इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर 2D और 3D मॉडल दिया गया था। टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर दिया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ मेनली हम क्या पढ़ेंगे, 2D स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि एक कैसा दिखाई देता है, क्लोवर लीफ शेप्ड, ठीक है। क्लोवर लीफ शेप दिखाई देता है। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये किसने बताया था, होले ने बताया था, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। और 3D जो है वो हमें एल शेप्ड दिखता है, इन्वर्टेड एल। तो यहाँ हम 2D के बारे में बात करेंगे। मोलिक्यूल जो है टीआरएनए का बच्चों वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ठीक है। कुछ केसेस में जगह जगह पर जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। एट 3' एंड ऑफ टीआरएनए 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। अब देखिए, अब हम जैसे अभी टीआरएनए हो गया तो एक इसका 5' एंड होगा, एक 3' एंड होगा। तो जो 3' एंड होता है टीआरएनए का, अभी ये देखिए बच्चों, ये है इसका 2 डायमेंशनल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो यहाँ ये कहता है कि जो इसका 3' एंड है, जब हम 2D मॉडल की बात कर रहे हैं, 2D स्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रही हूँ इसकी, तो ये वाला इसका क्या हो जाता है बच्चों, ये है इसका 3' एंड, और ये क्या है इसका 5' एंड, ठीक है। 2 एंड हो गए, 5' एंड और 3' एंड। तो ये कह रहा है कि जो इसका 3' एंड होता है वहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, CCA, साइटोसिन, साइटोसिन और एडेनिन, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो क्या करता है, जो दूसरे अमीनो एसिड आएंगे वो यहाँ आके अटैच होते हैं। तो अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा
अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये कहाँ प्रेजेंट है, 3' एंड पे, किसके, tRNA के। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो जो मॉलिक्यूल होता है एट 3' एंड जो होता है tRNA के, 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं CCA, 5' एंड पे ग्वानिन की चेन प्रेजेंट होती है। ये जो 5' एंड दिख रहा है आपको, यहाँ क्या है, ग्वानिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ग्वानिन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो 5' एंड है इसका, यहाँ क्या प्रेजेंट है, लास्ट एंड्स आर हैविंग ग्वानिन। ठीक है, तो देखिए साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ पेयर करेगा तो यहाँ ग्वानिन हो गया, साइटोसिन ग्वानिन के साथ यहाँ ग्वानिन हो गया। ठीक है, तो 5' एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्वानिन, और 3' एंड पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, इसके CCA, साइटोसिन और एडेनिन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जनरली क्या होता है, 3' एंड अभी मैंने बताया आपको एक्सेप्टर एंड का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, जो अमीनो एसिड आएंगे उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनके कार्बोक्सिल ग्रुप को, COOH ग्रुप को रिकॉग्नाइज करता है और अमीनो एसिड को वहाँ बाइंड कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि 3' एंड कैसा है, एक्सेप्टर एंड है, एक्सेप्ट करता है किसको, अमीनो एसिड्स को। ठीक है, फिर जो मॉलिक्यूल होता है बच्चों tRNA का, वो कैसा होता है, फोल्डेड होता है। ठीक है, अभी हमने ये 2D मॉडल देखा है, अगर हम 3D स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल फोल्डेड होता है वो। ठीक है, कुछ जगह पे उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, किस कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ जगह पे बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बच्चों, जो क्या कर रहे हैं, बेस पेयरिंग शो कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। दैट मीन्स यहाँ भी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, यहाँ भी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, आपस में वो कनेक्टेड किसके थ्रू हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, दे आर नोन एज लूप्स। आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ हमने कोई बॉन्डिंग शो नहीं करी है स्ट्रैंड्स के बीच में, यहाँ भी कोई बॉन्डिंग शो नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ भी कोई बॉन्डिंग नहीं है आपस में, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके लूप्स। तो इसमें मेनली 3 लूप्स प्रेजेंट है tRNA में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है वहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी, दैट मीन्स अगर गलत नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। आपको अच्छी तरह पता है एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन, और यहाँ थाइमिन की जगह क्या है, यूरेसिल। तो यूरेसिल किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, एडेनिन के साथ। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे 3 तरह की लूप्स प्रेजेंट है, आयनोसिन, सूडो यूरेसिल और डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन। तो इन तीनों लूप्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये साई भी कहलाती है, सूडो यूरेसिल को साई लूप भी कहा जाता है। तो पहली आती है बच्चों T5C लूप। ठीक है, या इसको अटैचमेंट लूप भी कहा जाता है। ये क्या करती है, ये लूप मेनली tRNA को, जो राइबोसोम की सबसे बड़ी यूनिट है, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ब्रीफिंग दी थी कि ये mRNA है, यहाँ राइबोसोम जुड़ गया, यहाँ अब tRNA मान लो आपका इस तरह का छोटा सा मैं बना देती हूँ, यहाँ पर ये tRNA है। ठीक है, ये यहाँ आके जुड़ रहा है राइबोसोम से। ठीक है, तो राइबोसोम से जुड़ेगा किस लूप के थ्रू, T5C लूप के थ्रू। ठीक है, तो जनरली हमारी क्या है, जब मैं राइबोसोम बाइंडिंग लूप की बात कर रही हूँ तो ये होती है हमारी राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो ये जो T5C लूप है हमारी राइबोसोम साइट, यहाँ से इस साइट से वो क्या करता है, राइबोसोम से जुड़ता है। ठीक है, तो T5C और अटैचमेंट लूप कौन सी हो गई, जो tRNA को किससे जोड़ रही है, राइबोसोम यूनिट से जोड़ रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप होती है बच्चों, ये जो नीचे वाली लूप है ये एंटीकोडोन कहलाती है। देखिए mRNA पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस की, ये mRNA है बच्चों, नीचे जो लीनियर बनाया मैंने ये mRNA है। mRNA पे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, ये तीनों प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं। ठीक है, 3 नाइट्रोजनस सेट जो है 3 नाइट्रोजनस बेसिस का, वो क्या कहला रहा है, कोडोन। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो कोडोन होगी वो कहाँ प्रेजेंट है, इस tRNA में। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो कोडोन प्रेजेंट है, दैट मीन्स साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, इधर भी ग्वानिन और G का C, ये कहलाती है बच्चों एंटीकोडोन। इसके अगेंस्ट जो कोडोन है वो क्या कहलाएगी, एंटीकोडोन। ठीक है, तो ये कौन सी लूप हो गई हमारी, एंटीकोडोन लूप या फिर रिकॉग्निशन लूप। ठीक है, तो ये जो लूप्स होती हैं बच्चों, ये अलग अलग होती है सभी tRNA में। तो ये एक तरह से सभी tRNA को क्या प्रोवाइड कर रही है, उनको एक स्पेसिफिसिटी या आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही है ये।
समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये क्या कर रही है, ये एंटीकोडोन लूप जो है इसके अपोजिट है, तो ये एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है टीआरएनए को, क्योंकि ये जो कोडोन होगी ये हर एक में अलग अलग होगी, हर टीआरएनए में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो लूप है दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक लूप ऑफ टीआरएनए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए आर डिफरेंट ड्यू टू दिस लूप। ठीक है, अलग अलग टीआरएनए होते हैं सभी, किस कारण से, इस कोडोन की वजह से। एंटी कोडोन अलग अलग होगी उनमें, और यही कोडोन हमारी जो एंटी कोडोन है किस में प्रेजेंट है, इस एंटी कोडोन लूप में। तो ये एंटी कोडोन लूप एक तरह से क्या कर रही है, रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रही है उस टीआरएनए को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एंटी कोडोन के बेसिस पे 61 टाइप ऑफ टीआरएनए, समझ में आ गई बात, दैट मीन्स 61 टाइप्स ऑफ एंटीकोडोन्स आर प्रेजेंट, इसीलिए 61 टाइप के टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। एक टीआरएनए अपने एमआरएनए को कैसे पहचानेगा, अब ये टीआरएनए इस एमआरएनए से अटैच है, तो ये कैसे पहचान रहा है, भाई सिंपल सी बात है, ये इसके थ्रू ही पहचान रहा है, इसी के थ्रू ये इस एमआरएनए को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एमआरएनए रिकॉग्निशन एंड। ये तो क्या हो गया, रिकॉग्निशन एंड हो गया एमआरएनए का, जिसके कारण ये टीआरएनए से अटैच हो रहा है। ठीक है, तो टीआरएनए एमआरएनए को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीकोडोन लूप। ठीक है, और ये एंटीकोडोन अभी मैंने बताया, ये एंटीकोडोन क्या होगी बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, किससे, इस कोडोन से, तभी तो ये इसके साथ बाइंडिंग कर पाएगी, तभी तो बॉन्ड बना पाएगी ना इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से टीआरएनए एमआरएनए से अटैच हो जाता है। तो राइबोसोम साइट हमने पढ़ ली, हमने इसका 3' एंड पढ़ लिया, 5' एंड पढ़ लिया, एंटीकोडोन लूप पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम साइट। ठीक है, अब कोई ऐसा एंजाइम भी होगा जो ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, तो वो एंजाइम कहलाता है बच्चों अमीनो असाइल सिंथेटेज। ठीक है, यही अमीनो असाइल सिंथेटेज अमीनो एसिड को बाइंड कराता है टीआरएनए से। ठीक है, तो ये वाली जो एंजाइम बाइंडिंग साइट है जहाँ अमीनो असाइल टीआरएनए एंजाइम बाइंड करता है, वो लूप क्या कहलाती है, हमारी एंजाइम साइट, या फिर DHU लूप भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर तरह की रिएक्शन को कैरिड आउट कर रहा है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर देना। ठीक है, और आफ्टर एक्टिवेशन जब वो अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है तो वो अमीनो एसिड इस 3' एंड पे आकर अटैच हो जाएगा, किससे, टीआरएनए से। तो ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम है वो यहाँ बाइंड करेगा टीआरएनए से, और फिर अमीनो एसिड जो है उसको एक्टिव करेगा, और वो अमीनो एसिड इस 3' एंड पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एंजाइम फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड हमारे 20 तरह के होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, तो उन अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग तरह के 20 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये DHU लूप क्या कर रही है बच्चों, एक तरह से रिकॉग्निशन साइट प्रोवाइड कर रही है, किसको, अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम को बाइंड करने के लिए। तो आपको आई थिंक ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ। टीआरएनए जो होता है बच्चों, उसमें कहीं कहीं बॉन्डिंग बनी हुई है, कंप्लीट बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है, जहाँ बॉन्डिंग नहीं है स्ट्रैंड्स के बीच में वो लूप्स कहलाते हैं। ठीक है, ये लूप कहला रही हैं आपकी। 3' एंड पे 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, CCA। ठीक है, और लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है जो अमीनो एसिड को बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, 5' एंड पे GG की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, क्यों, क्योंकि ये CC के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये 5' एंड हो गया। समझ में आ रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम कौन से लूप में जाके बाइंड हो रहा है, उसको हम राइबोसाइट कह रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है एंटीकोडोन लूप, क्योंकि ये mRNA पे जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस प्रेजेंट है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइम बाइंडिंग साइट, जहाँ हमारा एंजाइम जो अमीनो एसाइल सिंथेटेज जो हेल्प करता है हमारे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, और वो अमीनो एसिड फिर इस 3' एंड पे आके बाइंड हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इस कारण से, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस में mRNA से पहले राइबोसोम आके बाइंड होता है, फिर राइबोसोम से टीआरएनए आके बाइंड हो रहा है, और टीआरएनए अपने साथ क्या लेके आ रहा है, अमीनो एसिड्स, और धीरे धीरे वही अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाएंगे और प्रोटीन जो है हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट अनदर टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज mRNA,
और नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA. थैंक यू डियर.